तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित कुछ अधिनियम थे, वो कौन कौन से थे, उसमें क्या क्या विशेष बातें थीं जिसे हम लोगों को सॉरी हम लोग ये एग्ज़ाम तो दे रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है ही, लेकिन एक इंडियन सिटीजन होने के नाते भी हमें ये जानना आवश्यक है, ताकि हम हमारे देश में किस तरह से हमारा क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, किस तरह से हमारे देश में शासन प्रक्रियाएं चली हैं, इनसे हमें अवगत होना बहुत ही ज़रूरी है। एक अवेयरनेस होनी चाहिए प्रत्येक भारतीय नागरिक में अपने देश की सुचारू व्यवस्था को जानने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये नोट्स है कुछ। ये ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम क्या था, उसके संदर्भ में कुछ नोट्स दिए गए हैं यहाँ पे। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। तो देखिए, इससे पहले जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सारा सब कुछ देख रही थी कारभार। लेकिन अब ये डायरेक्ट जो है ये ब्रिटिश ताज के अधीन शासन आ गया। तो 1858 के द्वारा ऐसा हुआ। और गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसी गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और ये ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ये भारत का वायसराय जो बना, गवर्नर जनरल जो वायसराय बन गया भारत का, वो अब ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और जो पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग, देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। यही अधिनियम कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। इसकी शक्तियां बढ़ा दी गई। इसकी शक्तियां क्या थी, इसकी शक्तियां थी भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण कर दिया गया। संपूर्ण नियंत्रण इसका हो गया, ये भारत का जो राज्य सचिव बनाया गया नया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ये जो भारत के राज्य सचिव थे, इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 उसके बाद आया। 1858 के बाद कौन सा आया, 1861। याद रखिएगा आप लोग, ये क्रम है और इसे क्वेश्चन भी पूछते हैं फ्रेंड्स। तो 1861 जो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। यहाँ पे ये कानूनी प्रक्रिया जो होगी उसमें अब भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। यहाँ से शुरुआत होगी 1861 से। और इसी अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। 1861 से ही भारतीय प्रतिनिधियों को कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। पुनः इनको मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी में पुनः विधायी शक्तियां दी जाने लगी और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। इस एक्ट ने 1861 के एक्ट में क्या हुआ कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। जो अध्यादेश पारित होगा वायसराय के द्वारा, उसकी समय सीमा अधिकतम कितनी रहेगी, मतलब तब तक वो निलंबित नहीं होगा। कब तक, 6 माह तक वो प्रभाव में रहेगा। ये है। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब अगला आएगा, देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1861 का भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो अब 1892 में आप लोग देखिए क्या हुआ। 1892 में इसके माध्यम से केंद्रीय, ये देखिए
यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। 1892 में केंद्र और प्रांत में विधान परिषद में जो अतिरिक्त सदस्य बैठते थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य थे उनको वार्षिक बजट जो वार्षिक बजट पेश होती है उस पर अब इनको बहस करने का अधिकार मिल गया भारतीय सदस्यों को। और सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। मतलब कोई भी अगर प्रश्न पूछना रहता था भारतीय सदस्यों को तो सरकार को 6 दिन पहले वो नोटिस दे देते थे कि हमको कुछ प्रश्न पूछना है, तो ये अपना प्रश्न 6 दिन के बाद फिर पूछते थे। परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार अभी नहीं था। कब तक नहीं था, देखिए 1892 में प्रश्न बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार, किंतु पहले उनको सूचना दी जाएगी, 6 दिन पूर्व उनको नोटिस भेजी जाएगी कि प्रश्न पूछना है, परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है और मतदान का अधिकार भी नहीं था 1892 में। पूरक प्रश्न मतलब क्रॉस क्वेश्चन, आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति आरंभ किया जाना, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति यहाँ पे 1892 में शुरू हो गई थी। अब देखिए इस अधिनियम की यही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। यहाँ पे मतलब सीमित ही किया, थोड़ा ही किया गया, बहुत व्यापक रूप से नहीं, लेकिन यहाँ पे 1892 के तहत इस समय से ये शुरू की गई है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो गया। अब आ गया देखिए सब 1858 का हम लोग देखे, कौन कौन सा देखे, 1858 देखे, 1800 हम लोग 58 देखे, 1861 देखे और 1892 देखे। अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 आएगा। और 1909 को क्या कहते हैं, और 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि भारतीयों को विधि निर्माण भी मिल गया, विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया 1909 से। और इसी के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। 1909 के तहत ही वायसराय की जो कार्यकारी परिषद ये थी, कितने सदस्य थे कार्यकारी परिषद में, 15 सदस्य जो नहीं थे, 15 सदस्य थे ना उसमें, तो उसी में अब भारतीयों को भी शामिल किया गया कार्यकारी में। बहुत बड़ी बात है, देखिए धीरे धीरे ये प्रथम जो थे कार्यकारी परिषद में प्रथम सदस्य जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इम्पोर्टेंट है ये, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस 1909 में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था उसमें ये हुआ था। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। इस अधिनियम ने क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया और परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों में विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। देखिए यहाँ पे 1892 में जो था कि प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था भारतीय सदस्यों को। 6 दिन पहले पूर्व नोटिस देंगे सरकार को और उसके बाद वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन लगा हुआ है, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते और मतदान का अधिकार भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए 1909 में उससे आगे कि यहाँ पे अब प्रश्न पूछने का तो अधिकार था ही और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। और इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। अब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा दे दिया गया अधिकार कि पृथक निर्वाचन के आधार पर क्या हुआ, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला है अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इनको इस अधिनियम को कहते हैं।
ये भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव। पूछता है ये प्रश्न, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब से शुरू हुई? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ये भारत शासन अधिनियम 1919 से। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे, देखिए सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन था ये तो 1909 में ही आ गया था, लेकिन इसका विस्तार कब हुआ? उससे अगले में, मतलब 1909 के बाद 1919 का है अधिनियम, तो 1919 में इसको विस्तार दे दिया गया। पहले में मुस्लिमों के लिए ही था। अब देखिए यहाँ पे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। देखिए इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो ये 1919 में से शुरू की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। जो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया, केंद्रीय विधानमंडल को 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये जो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल था ये समस्त ब्रिटिश भारत समस्त ब्रिटिश भारत का तात्पर्य ये है कि हम लोग भारतवासी थे और हमारे ऊपर ब्रिटिश ने अपना शासन बना रखा था हमारे ऊपर, तो इसीलिए ब्रिटिश भारत कहा जा रहा है। मतलब उस समय ब्रिटिशों का भारत हो गया था कहने के लिए। तो ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी, समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। तो इम्पोर्टेंट रोल है इसका। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और इसी अधिनियम के तहत 1919 के तहत क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। किस में बांटा गया? आरक्षित में और हस्तांतरित में विषय में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार ये जो 1919 का ये भारत शासन अधिनियम ये है 1919 का, इसमें पहली बार इसमें उत्तरदायी शासन, ये पहली बार उत्तरदायी शासन इसमें शब्द का प्रयोग किया गया 1919 में। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था। इसी के तहत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य था 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। क्या था इसी अधिनियम में? 1919 के अधिनियम में क्या था कि इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। भारत शासन अधिनियम कौन सा आ गया? 1935 द्वारा। सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 1935 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम, क्योंकि इसी भारत शासन अधिनियम 1935 का ही ज़्यादा पार्ट जो है हमारे संविधान में रखा गया है। तो इसी के द्वारा 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? ये 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1900 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि 1935 के द्वारा ही हमारे भारत में संघात्मक सरकार, संघीय सरकार की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके, ये द्वैध शासन प्रांतों में कब आया? 1919 में, और इसको समाप्त कर दिया गया 1935 में। इसकी जगह पे कौन सा आ गया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया 1935 में और उसके स्थान पे आ गया केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। क्या किया गया? भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये कब की गई? देखिए 1935 के अधिनियम के तहत की गई।
अब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें शामिल किया गया। इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा था एक इससे पहले मैं आप लोग इससे पहली क्लास जो थी उसमें मैं ली थी, तो उसमें था कि यही बात कि किस अधिनियम के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अधिनियम जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और सन जब पूछेगा तो 1774 में की गई थी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है ये, इस अधिनियम के तहत 1737 में, किस अधिनियम, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत वर्मा को ब्रिटिश से अलग कर दिया गया। और भी दो नए प्रांत बने, देखिए कौन कौन, ये सिंध और उड़ीसा, ये 1935 में बने, इसका निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 फिर आया लास्ट में, और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्य मतलब पाकिस्तान और भारत, दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इसी के अंतर्गत क्या हुआ, ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। यानी अब ब्रिटिशों का जो शासन था हमारे ऊपर वो समाप्त हो गया। अब हम ब्रिटिश के गुलाम नहीं थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ये थियरी देख चुके हैं हम लोग इसकी। अब इसका क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व किया जाएगा फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो आप पसंद आई होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को समय पे जो भी वीडियो अपलोड हो यहाँ से नई, उसकी आप लोग को अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल, क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड, और जो आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक दिन हम लोग थ्योरी देखेंगे और नेक्स्ट डे उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।